हेलो दोस्तों, मैं नेहा कुशवाहा स्टडी विद विज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हम यहाँ पर जो सीरीज चला रहे हैं वो है इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज की। इससे प्रीवियस में 2 पार्ट्स बना चुकी हैं। जिन बच्चों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं वो उन पार्ट्स को देखें। और साथ ही साथ में अभी हम जो है 2019 के मेंस के साथ साथ 2020 के एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। तो ये उसी की सीरीज़ है। आप लोग इस सीरीज़ को इफेक्टिव बनाने के लिए जब भी ये आप सीरीज लगाएं तब आप क्वेश्चन पढ़ें, वीडियो पॉज करें, अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर को लगाएं और फिर देखें कि आपके आंसर सही है कि नहीं है। इस तरह से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट ज़्यादा समय न गवाते हुए अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न पे ये बोला गया है कि कौन सा एक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा छोटा था, है ना। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट में इंडिया में कौन सा एक्ट सबसे ज़्यादा छोटा था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और उसके साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, है ना। 20 का सही आंसर है और ये सबसे कम समय के लिए था, है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसी के साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न में ये बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन को कब इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर्मली, ये चीज़ पूछी गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और डी है आपका इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो इसके अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मतलब कि इस एक्ट में भारत में पहली बार इलेक्शंस का यहाँ पर क्या हुआ था, फॉर्मली इंट्रोडक्शन हो गया था। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में अगर हम देखेंगे तो इस प्रश्न में ये बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बल्किएस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब कि हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसमें ऐसे कौन से इसमें स्टेटमेंट है जो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब ऐसे कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बल्कि नहीं बनाते हैं। पहला अगर हम देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि यहाँ पर वेरियस टाइप की इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। बिल्कुल सही है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन तीनों के आर्टिकल आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला गया है कि जो यहाँ पर जो कोडिफाइज दी राइट्स होते हैं, उसके बाद प्रिविलेजेस होते हैं मेंबर्स के पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के, तो ये भी बल्कि यहाँ पर बनाने का काम एक्चुअली नहीं करते हैं। देखिए इमरजेंसी इसने बनाया हुआ है बट इसने नहीं बनाया हुआ क्योंकि स्टेट और सेंट्रल का अगर हम देखेंगे जाके तो इसका बहुत ही सिमिलर पैटर्न चलता है ना। तो इस चीज़ को लेके चल सकते हैं आप। उसी के साथ में अगर हम थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे बात करेंगे तो इंश्योरिंग द ऑल टाइप ऑफ सिटीजनशिप एंड हाउ टू टर्मिनेट, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमारे पूरे भारत के लिए एक ही है, ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेट का अलग है या उसका अलग है तो बहुत ज़्यादा इसमें बल्कि बनाने का काम कर रहा है, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। अगर हम लास्ट की बात करें तो इट कंटेंट ओनली लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो द रिस्ट्रिक्शंस टू बी प्लेस्ड ऑन देम। बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमने अपने फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन भी किया है। और साथ ही साथ में आप बहुत ही अच्छी लाइन अगर आपने सुनी हो तो आप एक स्टोरी के थ्रू इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट, उसकी जो स्वतंत्रता है वो वहीं तक है जब तक उसकी स्वतंत्रता किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को हार्म नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो ये भी इसको हमारे जो फंडामेंटल राइट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है संविधान में, बहुत अच्छे से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बल्कि बनाने का काम करता है। तो इन स्टेटमेंट के थ्रू अगर आप देखेंगे तो इसमें केवल सेकेंड और थर्ड नहीं है, तो मतलब कि इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाता है। ओके। स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप सबसे पहले नेगेटिव या जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं उसी चीज़ को सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश किया कीजिए, तो आपके आंसर जो है वो नीचे आराम से आप उनको लगा सकते हैं आंसर्स को। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें ये बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में जो स्टेटमेंट है उनमें से क्या सही नहीं है वो हमको नीचे आंसर में देना है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, अपने आंसर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि उन्होंने करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हमको चीज़ें आ भी रही होती हैं लेकिन हम क्वेश्चन को कई बार ढंग से नहीं पढ़ते हैं जिसके कारण हमारे आंसर जो है वो गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत गौर करके पढ़िएगा। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कौन सी स्टेटमेंट जो यहाँ पर गलत है वो सारे हमको आंसर में अपने लगाने हैं। तो पहला हम देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस चीज़ को मूव किया था, बिल्कुल सही बात है। इसको क्या बोला था, इट कॉल
फॉर जस्ट राइट फॉर माइनॉरिटी, बिल्कुल सही बात है ना, माइनॉरिटी के लिए ही लेकर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है इट फॉर्म्ड द बेसिस फॉर द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। सिर्फ मतलब मेन अगर आप मोटे निकाल के देखेंगे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बनाना था। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द फंडामेंटल राइट। तो इस स्टेटमेंट को कंप्लीटली सही नहीं बोल सकते, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बोला गया है इट कॉल्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड द सेक्युलर पॉलिटी। तो ये इसके लिए भी बिल्कुल नहीं था, ये किसी पॉलिटिक्स के लिए भी यहाँ पर इस चीज़ को नहीं, हम यहाँ पे इस चीज़ को एग्री करते थे, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही बैठता है। ओके, आई थिंक सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस तरह के क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए और मैक्सिमम टाइम कोशिश करिए कि ऐसे ही प्रश्नों को आप हल करें, क्योंकि इससे आपको एक टॉपिक के बारे में एक से ज़्यादा फैक्ट्स या एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न में ये बोला गया है कि नीचे जितनी भी चीज़ें आपको दी गई हैं उनमें से क्या रॉन्गली मैच है, मतलब कि गलत कौन सा मैच है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा पढ़ के ज़रा आंसर करिएगा। ऑप्शन ए में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 9 दिसंबर 1947 में क्या हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ये तो आप लोगों ने अगर मेरे प्रीवियस पार्ट्स देखे हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैंने वहाँ पे आपको बताया है कि 9 दिसंबर बिल्कुल सही है, लेकिन जो डेट है वो यहाँ पे 1946 है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। अब हमको अगर पहला ऑप्शन ही गलत मिल गया है तो हम बाकी के 3 ऑप्शंस को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, है ना। ऐसा मत करिएगा कि हमको मिल गया फिर भी नहीं हम तो सब पढ़ेंगे, नहीं, हमारे लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। तो हम इस चीज़ को वहीं पर ड्रॉप आउट करते हुए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूट्यूब पर पहली बार सभी 6 पेपर की तैयारी। तो अगर आप लोग MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो नीचे दी हुई है आपको मिलेगी हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो 20% डिस्काउंट के लिए हमें अभी मैसेज करें दिए गए नंबर पर। धन्यवाद। इस प्रश्न में ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम द नवंबर 26, 1949। मतलब कि आप सभी को पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, और पूरे भारत देश में ये लागू कब हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये पूछ रहे हैं कि इस समय पे क्या क्या चीज़ें हमने अडॉप्ट कर ली थी। तो देखिए सिटीजनशिप को अडॉप्ट कर लिया था, प्रोविजन बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है रिलेटिंग टू इलेक्शंस, बिल्कुल सही है, इलेक्शंस को भी यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया था। प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोविजंस पार्लियामेंट, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमने अडॉप्ट कर लिया था। फंडामेंटल राइट को हमने बाद में अडॉप्ट किया था, क्योंकि आप सभी को ये चीज़ पता होगी फंडामेंटल राइट्स किसके लिए होते हैं, सिटीजन्स के लिए होते हैं। तो जब ये इन्फोर्स हो जाएगा उसी के बाद उनके फंडामेंटल राइट्स का वो लोग बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पर पहले से ही थी, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल राइट पहले से ही यहाँ पर अडॉप्ट नहीं किया गया था, ठीक है। तो आई थिंक सो आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसका आंसर जो है वो है यहाँ पर सी, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को अगर हम पढ़ेंगे तो इस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीयों को फर्स्ट टाइम लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन की अनुमति यहाँ पे प्राप्त हो गई थी। तो आपके सभी के सामने 4 ऑप्शंस हैं। ये जो एक्ट है ना, कुछ आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 1857 के बाद से जो भी एक्ट बने हैं उन सारे एक्ट को आप मैक्सिमम बहुत अच्छे से कवर करके देखिएगा 1947 तक के। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप सभी को पता होगा 80, 83 हो गया है ना, 57 भी है, ऐसा नहीं है, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ। 1909 हो गया है, उसी के साथ में अगर आप देखेंगे 1999 हो गया है, 1935 हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनको आपका पढ़ना कंपलसरी है। अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत बड़ी चीज़ को समझने से चूक जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारे एक्ट के बारे में पढ़ लें, इनके फीचर्स को समझ लें, है ना, क्योंकि वहाँ से भी डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन अवेलेबल हो रहे हैं कि इनमें से कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। तो अगर हम इसका देखने जाएंगे तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, इससे पहले भी आप एग्जीक्यूटिव वगैरह में भी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपके लिए हो जाएगा। लेकिन अगर आप चीज़ों को स्टेप टू स्टेप समझने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर और सेट हो जाएंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
इस प्रश्न में ये बोला गया है कि क्राउन के हाथ में इंडिया का जो शासन है, गवर्नमेंट जो है वो कब चली गई थी, तो किस एक्ट के द्वारा ऐसा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, आप तुक्का भी लगा सकते हैं, आप थोड़ा सा अगर अपना दिमाग यूज़ करेंगे तो भी आंसर आप इजीली लगा देंगे। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ 1857 बहुत फेमस है, हमारी हिस्ट्री में भी और इवन हमारी पॉलिटी, अगर हम बात करें कि हमारे भारत की राज्य व्यवस्था के लिए भी 1857 का जो साल था वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहीं पर एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, जिसके बाद भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ पे खत्म हो गया था और इसके बाद यहाँ पे शासन शुरू हुआ था किसका, क्राउन का। तो इसी के बाद एक एक्ट आया था 1858 का एक्ट, जिसमें ये बोला गया था कि अब जो भारत की सरकार है, भारत का जो पूरा देखभाल है वो सारा का सारा जो ट्रांसफर किसके हाथ में हो गया, अब क्राउन के हाथ में चला गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। तो यहाँ पर आपको 1858 दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हुए भी आप अपने आंसर को बहुत इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आप सभी के सामने देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप लोग बहुत अच्छे से इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान जो है वो कैसा है, वो लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, या लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब कि जो भारतीय अधिनियम है, तो भारतीय शासन अधिनियम, उसमें उस पर लार्जली बेस्ड है 1935 की। तो आप सभी को एक चीज़ तो मैंने, जितनी आपने सीरीज देखी है, जितने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, जितना भी नॉलेज आपने लिया होगा, उन सब में ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि हमारा जो संविधान है वहाँ पर 1935 का जो एक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमने ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से ली हैं। तो ये तो आपका सही है। तो आप 3 यहाँ पे देख सकते हैं किस में आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब बचे आपके 2 ऑप्शन। इनमें देखेंगे तो भारत का जो संविधान है आप सभी को पता है कि वो एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे पास हमारे संविधान की एक लिखी हुई पूरी किताब है जिसमें सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से बताई गई हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी सही है। तो जब अगर रिटर्न है तो अनरिटर्न तो होने से रहा, तो मतलब कि सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है बी। तो आपका यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी को एक और क्वेश्चन मैं देती हूँ। जितने क्वेश्चंस मैं आप सभी से लेक्चर में पूछती हूँ उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको नहीं पता है तो जो अदर बच्चे वहाँ पे कमेंट करेंगे वो भी आप उनसे पढ़ सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को खुद से सेल्फ ढूंढते हैं, मान लीजिए अगर आपने इंटरनेट खोलकर चीज़ों को देखा और फिर आपने आंसर किया, तब भी वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत करिएगा और मुझे ये बताइएगा कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। मेरे जो प्रीवियस लेक्चर, जो सीरीज़ पूरी यहाँ पे चल रही है इंडियन पॉलिटी की, जी MCQs की, उससे पहले मैंने लेक्चर्स जो लिए हुए हैं इंडियन पॉलिटी के, उनमें मैंने वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप वो लेक्चर्स भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये है आज के हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न, तो आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसमें ये बोला गया है कि भारतीय संविधान में जो एक सेक्युलर स्टेट हम भारत को बोलते हैं उसका क्या मतलब निकल के आता है। आप सभी ने अगर पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटी में तो आप सभी को पता होगा कि सेक्युलर हमारे यहाँ पर 2 कंसेप्ट में वेरी करता है। एक होता है नेगेटिव कंसेप्ट, एक होता है पॉजिटिव कंसेप्ट। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। स्टेटमेंट पहले में ये बोला गया है कि जो स्टेट है वो सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करेगा। बिल्कुल हमारे भारत का जो सेक्युलर स्टेट हम भारत को बोलते हैं तो वो यही है। आप सभी को पता होगा भारत में कितने सारे धर्म रहते हैं, धर्मों के लोग रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल द पीपल। हाँ, हमारे यहाँ पर रहने वाले लोगों को सभी धर्मों को मानने का, उनके तरीके से, जिस भी धर्म में जिस तरीके से उनको उपासना, उनकी पूजा करने के लिए अलाउ किया जाता है, मतलब बोला गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये भी सही है। थर्ड, ये बोला गया है कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है विदाउट एक्सप्रेशन आर फ्री टू इम्पोर्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो भारत है, भारत का संविधान बोलो या भारत को बोलो, जो भी आप बोलना चाहें, उसमें ये है कि भारत किसी भी धर्म को अपनाता नहीं है। उसके लिए सभी धर्म समान चल रहे हैं, तो वो ऐसा कहीं भी इंस्ट्रक्शन देने की यहाँ पे बात नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे ये बोला गया है द स्टेट मेक नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी जितने भी एम्प्लॉयमेंट हैं, जितने भी सरकारी जगह निकलती हैं, उन सभी में कहीं से कहीं तक भी हमारे यहाँ धर्म को या धर्म के बेसिस पर किसी भी तरह से उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो आप सभी के सामने ये ऑप्शन जो है वो दिख रहे होंगे कि पहला ऑप्शन और दूसरा और चौथा, ये चारों ही सही है। तो ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है
डी में। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे एक सब्सक्राइब का सिंबल दिख रहा होगा, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। उसी के साथ में अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें तथा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।